बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में आज हम अपना आखिरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये, और ये भी एक फंक्शनल बायोलॉजी का चैप्टर कहलाता है जी। हमने देखा था कि फंक्शनल बायोलॉजी के चैप्टर्स 3 हैं आपकी बुक में, यानी वो चैप्टर्स जिनके अंदर आप जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं ना, उनको स्टडी करते हो। बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल बायोलॉजी के थे? एक हमने न्यूट्रिशन का पढ़ा, जिसमें हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने 13 पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज, और उसमें हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा? रिस्पायरेटरी सिस्टम। और अब हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, और इसमें जो हम ह्यूमन का सिस्टम पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स वाला जो सिस्टम होता है। तो इसलिए ये चैप्टर भी आपका जो है वो फंक्शनल बायोलॉजी से रिलेट होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं जी? ये जो वर्ड आ रहा है ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन से निकला है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से निकला है। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं जी? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं जी, अगर आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। ठीक है, अभी मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, अभी मैं आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है जी? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी चीजों को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। मिसाल के तौर पे ए पॉइंट है जी, यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है जी, एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है। अगर आप इस बॉक्स को उठाकर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, ये क्या करा आपने? ये ट्रांसपोर्टेशन करी। आपने बॉक्स की ट्रांसपोर्टेशन करी, बॉक्स को एक पॉइंट से उठा के आप दूसरे पॉइंट पर ले गए। ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। आप और मैं हर वक्त ट्रांसपोर्टेशन ही कर रहे होते हैं। हमने किचन से कोई चीज उठाई, कप उठाया, बाहर ला के रख दिया। हमने लैपटॉप उठाया, दूसरे कमरे में ले जाके रख दिया। मोबाइल उठाया और दूसरे कमरे में ले जाके रख दिया। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो ये तो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चीजों को एक जगह से जो दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, हम बायोलॉजी में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में इसका क्या काम है? तो इसका जवाब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये पाया जाता है। जानदारों के अंदर भी चीजें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ऐसा भी होता है कि जानदार की बॉडी के अंदर एक जगह एक चीज बने और वो दूसरी सेल तक में होता है। हमने पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर, हमने देखा है जी कि ये सेल है आपका। ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका। हमने देखा है जी कि सेल के न्यूक्लियस में हमारे पास एक मटेरियल होता है जी। सपोज करें यहाँ पर साइटोप्लाज्म की साइक्लोसिस, जिसको हम साइटोप्लाज्म की मूवमेंट कहते हैं, उसकी मदद से ये मटेरियल ऐसे मूव करते करते सेल मेम्ब्रेन के किनारे तक आ जाता है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये क्या हो गई? आपकी सब्सटेंस जो है वो मूव कर रहा है ना। आपका सब्सटेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई। हमारे सेल्स के अंदर जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए मूव करके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और राइबोसोम से अटैच हो जाता है, और राइबोसोम इस आरएनए को देखते हुए प्रोटीन तैयार करता है। अब यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन हो गई। क्यों? क्योंकि ये आरएनए आपका तैयार हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट होकर, मुंतकिल होकर, मूव होकर आपका बाहर आके राइबोसोम में आया और उसने प्रोटीन तैयार किया। आपकी गोल्जी बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेल के बाहर चीजें मौजूद होती हैं। ऑक्सीजन गैस सेल के बाहर मौजूद है, ट्रांसपोर्ट होके अंदर आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर है, ट्रांसपोर्ट होके बाहर चली जाएगी। फूड आपका बाहर मौजूद है, ट्रांसपोर्ट होके अंदर आ जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके सेल के अंदर है, ट्रांसपोर्ट होके बाहर चला जाएगा। तो सेल के अंदर तक आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं इस ट्रांसपोर्टेशन को बायोलॉजी के अंदर। तो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं सब में ट्रांसपोर्टेशन शो हो रही होती है। हर सेल आपके चीजों को लेन देन कर रहा होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन समझ लें आप, बॉडी के अंदर दो कहाँ की होती है, एक इंट्रा और एक एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन। एक होती है अंदर के, यानी कि बॉडी के अंदर कोई चीज बन रही है और वो बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। मिसाल के तौर पे सपोज करें जी, ये एक ह्यूमन है। अब जरा अच्छा सा ह्यूमन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ह्यूमन है जी, ये इसका सर है, ये इसका नाक, ये होंठ, ये थोड़ी, और ये इसका पिछला सर का हिस्सा, ये इसका शोल्डर। ठीक है जी, ये हाथ,
ये इसका जिस्म हो गया, ये बॉडी है भाई, ये ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है, हम बात इसी चीज की कर रहे हैं। दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक ट्रांसपोर्टेशन होगी जी विद इन दी ऑर्गेनिज्म, विद इन ऑर्गेनिज्म, यानी एक मटेरियल चीज जिस्म के एक हिस्से में होगा और जिस्म के दूसरे हिस्से में चलेगा, बहरहाल जिस्म के अंदर ही रहेगा। इस पॉइंट पर होगा, ए पॉइंट पर मूव करके बी पॉइंट पर आ जाएगा, बी पॉइंट पर होगा मूव करके सी पॉइंट पर आ जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी, एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और दूसरा हो गया जी विद एनवायरमेंट, विद एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के बाहर कोई चीज होगी और उसको बॉडी के अंदर मूव करा लोगे आप। जैसे कि ऑक्सीजन गैस होती है बॉडी के बाहर होती है, एयर की सूरत में, ये हम क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ गई, अब ये मूव हो गया ना सब्सटेंस। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये मूव होके कहाँ आ जाती है, बाहर। ठीक है, इसी तरह फूड के साथ भी मामला होता है। तो ये वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो रही है जी ट्रांसपोर्टेशन विद एनवायरमेंट। आप मटेरियल्स को बाहर निकाल रहे हो, बाहर से मटेरियल्स को अंदर ला रहे हो। और एक ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉडी के अंदर ही अंदर। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया जी, ये टॉपिक हमने पढ़ा था, ये वाला याद होगा आपको। अब इसमें देखें ट्रांसपोर्टेशन है ना, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई थी जी टिश्यूज के अंदर। आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो स्टार्ट में कहा थी टिश्यू के अंदर मौजूद थी, आपने इसको मूव करा के कहाँ लेकर आ गए थे, लंग्स तक। ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई ना। आपकी बॉडी के ए पॉइंट पर टिश्यूज पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी, आप उसको बी पॉइंट पर लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करा गए, मूव करके यहाँ आ गया। ये वाली ट्रांसपोर्टेशन क्या है जी, विद इन दी ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक जगह से मटेरियल उठा और दूसरी जगह चला गया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, या ये एयर कह लो आपकी, कि आपके लंग्स के अंदर एयर थी, आपने उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ कर दिया जी, आउटसाइड द बॉडी, यानी एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। या एनवायरनमेंट में आपके पास एयर मौजूद थी, आप उसको ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के अंदर ले आए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह की ट्रांसपोर्टेशन पाई जा रही है। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो सही, लेकिन बॉडी के अंदर ही होगी ये मूवमेंट। और एक ट्रांसपोर्टेशन होगी जिसमें ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से लेन देन कर रहा होता है, जिसको हम एक्सचेंज भी कह रहे होते हैं। एनवायरनमेंट से जो है वो एयर लेकर बॉडी के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर से एनवायरनमेंट में मूव। तो बहरहाल दोनों तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर अहम तरीन चीज हो जाती है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है जी, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना, मूव कराना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी पाई जाती है, बल्कि कई किस्म की होती है। आपके एक एक सेल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन है। आपकी बॉडी के अंदर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बल्कि आपकी बॉडी से बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाहर से बॉडी के अंदर भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कई किस्म का ट्रांसपोर्टेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एडवांटेजेस क्या है जी, हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद से चीज़ों को जब हम मुंतकिल करते हैं, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो टिश्यूज़ में तैयार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टिश्यूज़ में तैयार होती है, लेकिन टिश्यूज़ के पास उसको बाहर निकालने का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस ट्रांसपोर्टेशन की मदद से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी के उस हिस्से में चली जाएगी जहाँ से वो बाहर निकाली जा सकती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी के एक एक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी के टिश्यूज के पास वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा। तो होता क्या है जी, एक बॉडी का पार्ट आपका ऑक्सीजन ले लेगा और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगी और आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाएगी। सेम आपके साथ फूड के साथ भी होता है। आपकी हर सेल फूड नहीं लेता, आप अपने सिस्टम के जरिए एक खास हिस्से पे फूड पहुँचा देते हो, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब हमने ये देखना है इस चैप्टर में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खास करके प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है। बड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना।
चीज़ों को एक जगह से उठाएं दूसरी जगह लेकर जाएं, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन मौजूद होता है, बल्कि कई किस्म का है। आपके सेल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आपके अंदर वो वाली ट्रांसपोर्टेशन भी पाई जाती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ही एक जगह से मटेरियल दूसरी जगह चला जाएगा, और वो वाली ट्रांसपोर्टेशन भी पाई जाती है जिसमें आपकी बॉडी से मटेरियल उठकर एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाएगा, या एनवायरनमेंट से कोई मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। बहुत सारी किस्म की आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, लिहाजा आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी, कॉम्प्लिकेट होगी, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और फ़ायदे भी बहुत होंगे। मटेरियल्स वगैरह जो है आपके पर्टिकुलर साइट्स तक चले जाते हैं। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले हमें ज़रा कुछ छोटी छोटी सी बहुत सारी टर्म्स हैं, हमें वो समझनी पड़ेंगी। बहुत सारी, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, हाइपरटोनिक, बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं। थोड़ा सा पहले उनको फोकस कर लेते हैं। अगर हमें ये टर्म समझ में आ गई, फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो अब हम उस टर्म्स की बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं जी, कुछ प्रोसेसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जिनकी दो टाइप होती है। पहली कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप्स होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले तो जरा इन दोनों को समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये जरा छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, इनको जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकायदा तरीके से शुरू कर लेंगे पूरे चैप्टर को। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो सिंपल से प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मूव कराते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी, मटेरियल्स जो है हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी हाई कंसंट्रेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉक्स है, लेट से हमारे पास जो है वो ये एक बॉक्स है। ठीक है जी, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मेरे पास इस हिस्से में मॉलिक्यूल्स देखें ज़्यादा है, इस किनारे पे बहुत सारे, ये सारे डॉट जो है ना, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, और इस हिस्से में आपको मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें जी, ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा कर दिए मैंने तो। जबकि इस हिस्से में आपको मॉलिक्यूल्स कम नज़र आ रहे हैं, देखिए बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ कम। तो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने समझ लिया कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है, किसी भी चीज़ के, कोई पानी के मॉलिक्यूल्स है, वगैरह वगैरह। जिस हिस्से में ज़्यादा होती है तादाद, मिकदार ज़्यादा होती है, उस एरिया को या उस हिस्से को हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन। जहाँ ज़्यादा होंगी चीज़ें वहाँ हाई, जहाँ कम होंगी वहाँ लो। तो ये हमारे पास हाई और लो कंसंट्रेशन हो गई। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। जब कभी भी आपके पास हाई और लो कंसंट्रेशन होती है, तो मॉलिक्यूल्स आपके हाई से लो की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। ये मॉलिक्यूल्स जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ट्रेवल करते हुए जहाँ कम है उस तरफ आएंगे। कब तक? जब तक बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, उस वक्त ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बहुत कॉमन है। आप कमरे के एक किनारे पे परफ्यूम छिड़कते हैं तो वहाँ पे खुशबू होती है, दूसरी तरफ नहीं होती। वहाँ खुशबू क्यों है? क्योंकि वहाँ खुशबू के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। दूसरी तरफ नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ कम है। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमें जहाँ नहीं होते वहाँ पे भी थोड़ी बार खुशबू आना शुरू हो जाती है। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन हुई है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हुई है कि मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ गए। आप अगर एक गिलास लें जी, गिलास में आपके पास पानी मौजूद है, या आपके पास पानी मौजूद है, तो बीच में आप एक इंक का ड्रॉप डाल दें। अब बीच वाला जो पानी होगा आपका यहाँ का, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब यहाँ ब्लू कलर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंक की कंसंट्रेशन यहाँ सेंटर में ज़्यादा है, किनारों में कम है, तो सेंटर वाला हो गया हाई कंसंट्रेशन, बाकी सारा एरिया क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन। क्या होता है, इंक आपकी फैलना शुरू कर जाती है, हाई से लो की तरफ ट्रैवल करना शुरू करिए। कुछ टाइम बाद आपको पूरा पानी जो है वो ब्लू कलर का नज़र आ रहा होता है। ये भी क्या हो गई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? अगर आपके मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको आप कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहली बात। दूसरी बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, कुदरती तौर पे होता है, खुद ब खुद हो रहा होता है, कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये नहीं है कि आपने इन मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए आपने कोई एनर्जी लगाई है पीछे से, नहीं।
बगैर एनर्जी के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये दो बातें ध्यान में रखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव करते हैं तो इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो, और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं होती। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव का अपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है जी, यानी जहां पर कम है, इस एरिया में कम है मॉलिक्यूल्स, और इस तरफ देखें ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है मॉलिक्यूल, ये ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या है हाई, और यहाँ क्या है जी लो कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर हाई से लो यूं जाते, अगर हम यूं जाते तो ये होता है पैसिव। और एक्टिव क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो इसको आप कहते हो पैसिव, ओ एक्टिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स आपका लो कंसंट्रेशन से मूव करके हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक बात। दूसरी बात, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बकायदा आपको मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी तो जाके वो मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस क्या है जी, नेचुरल प्रोसेस ये है कि मॉलिक्यूल्स आपका हाई से लो की तरफ जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस होता है कुदरती तौर पे। अगर आप यहाँ ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें जी, आपके पास एक तरफ हाई मॉलिक्यूल्स हैं एक तरफ लो मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुदरती तौर पर खुद ब खुद आपके मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जा रहे होते हैं, जिसको आप कहते हो पैसिव। लेकिन आपको ये इस ऑटोमेटिक नेचर को खत्म करके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना है। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराओगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव में एनर्जी की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास, आप एक ढलान पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप, ये पहाड़ है जी, एक ढलान पे आप यहाँ खड़े हैं नीचे, और यहाँ मैं एक पत्थर रख दूँ गोल सा, या एक बॉल रख दूँ, अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये बॉल ऐसे नीचे आएगी, बगैर एनर्जी लगाए बगैर कुछ लगाए ये बॉल ऐसे नीचे की तरफ आएगी खुद ब खुद। अब ये बॉल आपके नीचे आ रही है, इस तरफ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई आपकी बॉल, अभी भी ऐसे नीचे ही आएगी, ऑटोमेटिकली क्या है जी नीचे आ रही है। लेकिन आपको इसका नेचुरल फ्लो रोकना है, जो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ रही है वो रोकना है, बल्कि आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है। तो अब आपको यहाँ धक्का लगाना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, तो आप इसका नेचुरल फ्लो रोक सकते हो। तो नेचुरली बॉल, कुदरती तौर पे बॉल नीचे आ रही है, बगैर एनर्जी लगाए खुद ब खुद नीचे आ रही है। आप ऐसा नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि नहीं जी खुद ब खुद नीचे ना आए, मैं इसको ऊपर भेज दूँ। तो जब आप ऊपर भेजना चाहोगे कर सकते हो, एनर्जी लगाओ, एनर्जी लगाओगे आप अपनी बॉल को ऊपर ले जाओगे। सिमिलरली आपके, जब आपके पास दो कंसंट्रेशन होती हैं, एक हाई और एक लो, तो आपके मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद हाई से लो की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आपने अपोजिट फ्लो कराना होता है, लो से हाई की तरफ लेके जाना होता है, तो फिर आपको मॉलिक्यूल्स को एनर्जी लगाना पड़ती है, तो जाके वो लो से हाई की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स आपके हाई से लो की तरफ जाते हैं और एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स आपके लो से हाई की तरफ जाते हैं और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बात बहुत जहन में भी डालिएगा, बहुत जगह आएगा, आप बहुत जगह इस चीज को यूज करोगे कि हाई पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप देखोगे हाई और लो कंसंट्रेशन है, तो पैसिव का मतलब क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएंगे, एक्टिव का मतलब क्या होगा, लो से हाई की तरफ। आगे बढ़ते हैं जी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो टाइप्स होती है। ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसकी दो टाइप होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ छोटा सा, हाई से लो की तरफ मूव होना, हाई से लो की तरफ मूव होना जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसका आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। इसकी दो टाइप्स होती है हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, एक कहलाती है ऑस्मोसिस और एक कहलाता है डिफ्यूजन। ये दो टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा, दोनों टाइप्स पैसिव की हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के अंदर मूवमेंट कैसी होगी जी, हाई से लो, ऑस्मोसिस में भी हाई से लो होगी, डिफ्यूजन में भी हाई से लो होगी, क्योंकि है तो दोनों बहरहाल पैसिव की टाइप। तो दोनों के अंदर मूवमेंट जो है वो हाई से लो होगी, दोनों में एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, बस कौन सा मटेरियल, कौन से मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, इसका फर्क है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। दोनों में मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, दोनों के अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती। बस फर्क क्या है जी, ऑस्मोसिस के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स किसके मूव होते हैं, वाटर के,
वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर आप देखो ना हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो आप कहोगे कि ये ऑस्मोसिस है। और अगर आप देखते हो कि जी सॉल्यूट यानी कोई सॉलिड है, पानी के अंदर डिजोल्व हुआ कोई सॉलिड है, या गैसेस मूव हो रही हैं, तो आप कहोगे कि ये क्या है, ये डिफ्यूजन है। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में भी ये दोनों टर्म्स आती हैं अक्सर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। और केमिस्ट्री के अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की थोड़े अलग डेफिनेशन होती है, थोड़ी अलग किस्म है। बायोलॉजिकल के अंदर हम जरा इसको अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री की भी मैं बता देता हूँ आपको। केमिस्ट्री में कहा जाता है जी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कब, जैसे सपोज करें जी आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ आपके पास लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन हो गई और ये लो कंसंट्रेशन हो गई। भले ये मॉलिक्यूल सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों, ये हाई है, ये लो कंसंट्रेशन है। अब आपके क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ जाएंगे। बीच में अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये डिफ्यूजन हो जाता है। और अगर बीच में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऐसे दाने दाने दाली वाली यानी कि जाली की टाइप की कोई मेम्ब्रेन है, तो ये ऑस्मोसिस हो जाता है। मेम्ब्रेन का फर्क होता है केमिस्ट्री में। अगर बीच में मेम्ब्रेन है तो ये ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है जी, लो और हाई कंसंट्रेशन जो है ऑस्मोसिस, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कंसंट्रेशन जो होती है ना, लो और हाई कंसंट्रेशन, उनके दरमियान मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जबकि डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। डिफ्यूजन में नो मेम्ब्रेन। ये केमिस्ट्री है। बहरहाल केमिस्ट्री के अंदर ये होता है कि बायोलॉजी में डिफरेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में तो ट्रांसपोर्टेशन में हाई और लो कंसंट्रेशन के दरमियान मेम्ब्रेन तकरीबन हर जगह होती ही है, हर जगह ही होती है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन सब जगह होती है। तो बायोलॉजी में हमने जरा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा है। तो दोबारा आते हैं जी अपने ऊपर वाले हिस्से की तरफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं, वन इज ऑस्मोसिस, द अदर इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं बगैर एनर्जी लगे। फर्क क्या है जी, अगर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगर वो मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, पानी के हैं, तो हम कहेंगे ये ऑस्मोसिस हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं वो सॉल्यूट के या गैसेस के हैं, तो हम कहेंगे ये डिफ्यूजन हो रहा है। यानी कि आपकी बॉडी में जो पानी मूव होता है H2O, वो होता है जी डिफ्यूजन के जरिए। H2O जो है वो डिफ्यूजन, सॉरी, ऑस्मोसिस के जरिए। जबकि ऑक्सीजन गैस अगर आगे पीछे हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आगे पीछे हो रही है, कोई सॉल्ट है जी, जैसे सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स है जी, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है वो बाकायदा डिफ्यूजन की वजह से मूव हो रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर सॉलिड या गैस। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हो गया जी पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसकी दो टाइप, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब इसमें भी आते हैं मजीद। डिफ्यूजन में भी हमारे पास दो टाइप है। अब ये जो डिफ्यूजन है इसमें भी हमारे पास दो टाइप होती है। एक कहलाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक कहलाती है जी सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो यही होती है जी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएं, सॉलिड और गैस के मॉलिक्यूल, यानी ये वाली जो डिफ्यूजन पढ़ाई है ना मैंने आपको यहाँ पे, ये यही है। सिंपल डिफ्यूजन नाम क्या है, सादा से डिफ्यूजन। यानी सिंपल डिफ्यूजन क्या होगी, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से ट्रेवल करेंगे लो कंसंट्रेशन की तरफ, नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है जी। और कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के या फिर गैसेस के। ठीक है, कोई और बस का खास बात नहीं, बिल्कुल जो नॉर्मल डिफ्यूजन होता है उसको आप सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यही होता है, मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जाते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी। ठीक है जी। और वही मॉलिक्यूल्स किसके मूव होंगे, सॉल्यूट के या गैस के। बस एक फर्क है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आपके पास कोई खास किस्म का प्रोटीन होगा जिनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन वो हेल्प करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, इसमें एक खास किस्म के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, वो हेल्प करेंगे। यानी हाई और लो कंसंट्रेशन के दरमियान एक प्रोटीन होगा, जैसे कि सपोज करें ये हाई कंसंट्रेशन हो गई, मॉलिक्यूल्स हैं जी बहुत सारे, ये लो कंसंट्रेशन हो गई। अब इनके दरमियान एक कैरियर प्रोटीन होगा, ये है कैरियर प्रोटीन। मॉलिक्यूल्स वही है जी, हाई से
लो की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इस कैरियर प्रोटीन से होते हुए जाएंगे। इस कैरियर प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन हेल्प करेगा और मॉलिक्यूल्स को निकाल कर लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ एक प्रोटीन होता है जो इस डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है जी। तो ये हमने कौन कौन से प्रोसेस देख लिया जी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। फिर उसमें सिंपल डिफ्यूजन देखा हमने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा। अब उसके बाद और क्या है जी, और मुझे लेट मी थिंक, हाइपोटोनिक वगैरह सोल्यूशन अभी दिखाता हूँ मैं। अब जरा थोड़ा सा सेल के अंदर का मामला झांकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेल के अंदर का मामला झांकें या थोड़ा मजीद टॉपिक्स देख लें। चलिए थोड़ा सा सेल के अंदर का मामला झांकते हैं। अब बल्कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया, लिहाजा सेल के अंदर का मामला तो हम पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। टाइम हमारा 9 मिनट है ना, डेफिनेशन निकाल देता हूँ मैं। अब थोड़ी थोड़ी सी और डेफिनेशन मेरे पास आ रही है जहन में। नंबर 1, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन की 3 टाइप्स होती हैं बायोलॉजी में। जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है हाइपरटोनिक, एक कहलाता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक कहलाता है जी आइसोटोनिक। ये 3 टाइप होंगी जी सोल्यूशन की, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये क्या होते हैं जी, सपोज करें जी ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है जी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये उसका न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह, और उसके ये जो बाहर का इलाका है ये सारा क्या है, एक सोल्यूशन है, किसी पानी वानी में डुबोया हुआ है। तो ये क्या है जी, हमारे पास ये सेल है और बाहर क्या है जी, एक सोल्यूशन है। बाहर एक सोल्यूशन है जी जिसके अंदर पानी वगैरह, पानी वाटर, या वाटर के अंदर आपने कुछ मटेरियल डाला हुआ है। अब हम जानते हैं जी सेल के अंदर भी पानी होता है, सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें भी पानी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेल के अंदर जो पानी है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए हो, यानी वो प्योर ना हो। कुछ मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए हैं जैसे फूड मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल, बाहर वाले पानी में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास बाहर वाले पानी के अंदर, बाहर जो सोल्यूशन में पानी है इसके अंदर कंसंट्रेशन लो है पानी की, यानी बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है, अंदर पानी हाई है, बाहर पानी कम है, ऐसे वाले सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर पानी की मिकदार कम होती है, किसकी निस्बत, सेल की निस्बत, अकॉर्डिंग टू सेल। देख लें, ये हाइपरटोनिक, में पूरा नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन होगी, पानी की जो मिकदार होगी, सेल की निस्बत कम होगी, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसी तरीके से अगर हम उल्टा कर दें, यार भाई से भी तो ले ले यार, भाई से भी लेके दे दी, मैं भाई से मुलाकात ही नहीं हुई। हम्म, हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि सपोज करें जी, चले हम ये ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, तीनों डायग्राम में एक साथ बना लूंगा। ये बीकर है जी, ये इसके अंदर हमने एक सोल्यूशन डाला हुआ है। अब ये मैंने एक डाल दिया जी सेल। अब अगर सेल के अंदर पानी जो है वो उसकी मिकदार हाई है और सोल्यूशन के अंदर पानी की मिकदार कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और सोल्यूशन है जी, और उस सोल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल डाल दिया है जी, और अब सेल के अंदर पानी जो है वो कम है, सेल के अंदर जो पानी कम है, कम से मुराद क्या हो सकता है जी, सॉल्यूट ज्यादा हुए में पानी जो है वो कम है, तो सॉल्यूट पानी की मिकदार कम हो गई। और बाहर जो पानी है उसके अंदर मिकदार ज्यादा है, पानी सॉल्यूट्स कम है और मिकदार पानी की ज्यादा है, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। और अगर बराबर बराबर होगी, सोल्यूशन के अंदर पानी की मिकदार, सेल के अंदर पानी की मिकदार इक्वल होगी, अगर एक जैसी, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये 3 सोल्यूशंस की टाइप ध्यान में रख लिएगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी की मिकदार कम होगी और सेल के अंदर ज्यादा होती है। हाइपोटोनिक जिसमें सेल के अंदर पानी की मिकदार कम होगी, सोल्यूशन में ज्यादा होगी, और आइसोटोनिक में बराबर होगी। ठीक है, तो ये 3 तरह सोल्यूशन की टाइप ध्यान में रख लिएगा। एक बात, अब यहीं से एक दो टॉपिक और निकलते हैं। एक है जी टर्जिडिटी, टर्जिडिटी, एक है प्लाज्मोलाइसिस,
ठीक है, और इसी टर्जिडिटी को ही हम डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, जरा इन दो टॉपिक्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब पहले सेल पर आए, जरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर आए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर पानी कम होगा, यानी कि सॉलिड वगैरह ज़्यादा डले हुए होंगे, मिलावट ज़्यादा डली हुई होगी, दूसरी चीज़ें ज़्यादा होंगी, पानी कम होगा। और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? हाई। ठीक है, जरा इसकी अच्छी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल है और इसके अंदर सोल्यूशन, इस सेल के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा है, हाई, जबकि सोल्यूशन के अंदर पानी जो है वो कम है। ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, मिलावट ज़्यादा है, पानी कम है। अब हम जानते हैं जी, हमने ऊपर पढ़ा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ जाते हैं। तो अब पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो क्या होगी जी, अब पानी अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल के अंदर से पानी निकल कर सोल्यूशन में शामिल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी जो है वो हाई से लो की तरफ मूव हो रहा है, तो ये ऑस्मोसिस हो गया। तो अगर आप सोल्यूशन को, तो आप अगर एक सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देते हो, एक सेल लो आप, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, और एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दो, क्या होगा? सेल अपने अंदर का पानी बाहर निकालना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अंदर पानी ज़्यादा है, सोल्यूशन में पानी कम है, तो मूवमेंट जो है वो हाई से लो की तरफ होती है, पानी सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब जब सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो ये सपोज करें सेल है, ठीक है, और जब इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो ये सेल सिकुड़ जाएगा। पानी पानी निकल गया तो सेल सिकुड़ जाएगा। जैसे गुब्बारा जो होता है, आपने गुब्बारे को हवा से बनाया हुआ होता है, अब अगर आप गुब्बारे में से हवा निकाल दो, क्या होगा? सिकुड़ जाएगा गुब्बारा। इसी तरह हमारा जो सेल होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो तकरीबन 70 से 90% पानी से बना हुआ है। अब अगर वही 70 से 90% पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? सेल सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये एनिमल सेल सिकुड़ रहा होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या मामला होता है? प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल तो पानी से नहीं बनी हुई होती, लिहाजा सेल वॉल तो बिल्कुल सख्त होती है, इसका तो शेप मेंटेन रहता है। और अंदर ये लगी हुई होती है क्या जी? ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके इर्द गिर्द ये सारा क्या? साइटोप्लाज्म। अब जब पानी निकलना शुरू होगा तो साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है, सेल मेम्ब्रेन को कुछ, सेल वॉल कुछ नहीं करती। सेल वॉल नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि वो ना तो पानी से बनी हुई है, बल्कि उसका तो एक फिक्स शेप होता है, मुर्गा होती है वो, तो वो नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? साइटोप्लाज्म अंदर का सिकुड़ जाएगा ऐसे, ये साइटोप्लाज्म सिकुड़ गया। तो क्या होता है जी, साइटोप्लाज्म और वॉल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म सिकुड़ के सेल वॉल से दूर हो जाता है। तो ये जो सेल सिकुड़ रहे हैं, एनिमल का सेल मुकम्मल तौर पे सिकुड़ जाता है, जबकि प्लांट सेल मुकम्मल तौर पे नहीं सिकुड़ता, उसका सिर्फ साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, और अपनी सेल वॉल को छोड़ के सेंटर में आ जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। वजह क्या है? आपने उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दोगे, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, खत्म। अब हाइपरटोनिक पे डालते हैं। हाइपरटोनिक में अगर हम डालते हैं तो हाइपरटोनिक के अंदर की सेल के अंदर कंसंट्रेशन पानी की कम है, बाहर ज्यादा है। अब यहाँ पानी सेल के अंदर आएगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब जब पानी के अंदर, सब सेल के अंदर पानी आएगा, तो ये सेल है, पानी इसके अंदर भर गया। अब आप गुब्बारे में हवा भरते रहोगे, गुब्बारा फूल जाता है। इसी तरह अब इसमें पानी अगर आना शुरू हो जाता है, तो प्लांट, ये सेल होता है ना, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है। अगर ये प्लांट सेल है, सपोज करें ये प्लांट सेल है, ठीक है, तो इसका प्रोटोप्लाज्म पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा, और इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा कि जी उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल से बिल्कुल टच हो जाएगा, और एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देता है, ऐसे दबाना शुरू कर देगा सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म फूल फूल के। इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी, टर्जिडिटी भी कहते हैं इसको, हम डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म अगर आप हाइपोटोनिक में डालते हो तो क्या होता है जी, एनिमल सेल फूलेगा, साइटो प्लांट सेल भी फूलेगा। प्लांट सेल एक खास एरिया तक फूलता है, उसके बाद सेल वॉल इसको फूलना बंद कर देता है, क्योंकि सेल वॉल सख्त से रोक देता है। हाँ, प्रेशर जरूर अप्लाई हो रहा है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसके फटने के चांसेस हैं। फूल फूल के क्या होगा, एक जगह से फट जाएगा एकदम से, ये फट गया जी, यहाँ से भी फट गया। ठीक है, और फटने की कंडीशन को हम कहते हैं लाइसिस। तो एनिमल सेल में लाइसिस हो सकता है, प्लांट सेल में लाइसिस नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल रोक देता है। तो ये होता है जी, ये कंडीशन कहलाती है टर्जिडिटी। प्लांट के अंदर जो फूल सख्त हो गया ना, फूल फूल आगे जो प्लांट सेल सख्त हो गया, इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी।
जबकि आइसोटोनिक के अंदर ना कोई मूवमेंट होती है, बिल्कुल सुकून से रहता है, ना प्लाज्मोलाइसिस होगी ना टर्जिडिटी होगी। आज का बस 1 मिनट रह गया, लिहाजा आज यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं जी। हमने छोटी छोटी सी कुछ टर्म्स देखे, इस तरह की